हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का और दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का। तो साथियों, शानदार क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों देखिए, सबसे पहले हम दोनों चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का और चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का, इसमें से 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो साथियों देखो, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी क्या था, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों, आपको पता है कि इससे पहले हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो क्या थी कि कंपनी पर, यानी जो भारत में कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर अपना प्रभुत्व जमाए जा रही थी, अपना प्रभाव अपने नियंत्रण में लेते उसको जा रही थी। तो उसी कड़ी में चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी पारित किया गया। तो देखो, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था, कंपनी के प्रशासनिक कार्य एवं संगठन में सुधार करना था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसके प्रशासनिक कार्य और संगठन जो था उसमें सुधार करना ही चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य था। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी जो पारित किया, उसमें क्या किया, उसका मुख्य उद्देश्य तो था कि जो कंपनी है ना, उसके प्रशासनिक कार्य और उसका जो संगठन है उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, फिर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, भारत में व्यापार करने के जो अधिकार थे कंपनी के, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। तो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकारों को बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। ठीक है। जो परिषद बनाई गई थी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के साथ, उन परिषदों के जो निर्णय थे उनको कौन बदल सकता था, अब गवर्नर जनरल और गवर्नर जो थे वो उन निर्णयों को बदल सकते थे। यानी कि परिषद के निर्णय को गवर्नर या गवर्नर जनरल माने या ना माने, उनको इस बात का अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी के अंतर्गत। अगला ये हुआ कि जो नियंत्रण मंडल के सदस्यों को, महत्वपूर्ण बात, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे उनको वेतन जो था वो भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। कि जो नियंत्रण मंडल है, उस नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं, 4 सदस्य, उनका वेतन कौन देगा, उनका वेतन भारतीय राजस्व से देना होगा। अर्थात नियंत्रक मंडल में जो 4 सदस्य थे, उन चारों सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में कर दिया गया। और क्या हुआ, ब्रिटिश भारत क्षेत्र में लिखित नियमों द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है कि लिखित नियमों द्वारा या लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, अर्थात जिस पर कंपनी ने जिसको अधिग्रहित कर रखा है, उस भारतीय क्षेत्र में लिखित नियमों द्वारा प्रशासन प्रारंभ किया जाना चाहिए। और सभी जो कानून थे और जो नियम थे, विनियम थे, कानून थे, अधिनियम थे, उन सब की व्याख्या का जो अधिकार था वो न्यायालय को दिया गया। कि इन सब की जो व्याख्या का अधिकार, एक्सप्लेनेशन जो करना है इनका, वो कौन करेगा, वो न्यायालय करेगा। तो देखिए साथियों, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी एक छोटा सा चार्टर एक्ट था, जिसकी मुख्य बात ये थी कि मुख्य उद्देश्य तो क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक कार्य एवं संगठन में सुधार करना। यानी कि जो कंपनी थी, उस कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य और संगठन था उसमें क्या करना था, सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णय बदलने का अधिकार भी
दे दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है या गवर्नर है उनकी जो परिषद हैं उनके निर्णय को वो बदल भी सकते हैं। और नियंत्रक मंडल जो था उसके जो सदस्य थे उन सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में कर दिया गया कि जो नियंत्रक मंडल सदस्य हैं, जो 4 सदस्य हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से देना पड़ेगा। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित नियमों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन कैसे चलेगा, अब लिखित नियमों द्वारा, अधिनियमों द्वारा चलाया जाएगा। और सभी जो कानून होंगे या विनियम होंगे या अधिनियम होंगे उनका जो व्याख्या का अधिकार है वो न्यायालय को दे कि न्यायालय ही इन कानूनों के, नियमों की, विनियमों की क्या करेगा, व्याख्या करेगा। तो साथियों ये था चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी। बहुत एक तरह से इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपको समझाई। अब हम दूसरे चार्टर एक्ट पर बढ़ते हैं और चार्टर एक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो देखिए साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको 2 एक्ट आसानी से समझ आएंगे। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी क्या था। देखो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार जो था, व्यापार का एकाधिकार था कंपनी के पास उस समय। किसके पास? कंपनी के पास। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था। उसको क्या कर दिया, अब 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी कि केवल चाय और चीन को छोड़ करके जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो व्यापारिक अधिकार था यानी एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। और क्या हुआ कि सभी अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत में व्यापार की छूट मिल गई। देखियो साथियों, अब यहाँ से हुआ क्या कि जो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का था उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उसमें ये किया क्या कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो था कि भाई कंपनी का एक अधिकार है भारत में व्यापार करना, उसको तो समाप्त कर दिया। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है। और क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत सभी अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत में व्यापार की छूट दे दी कि कोई भी अंग्रेज भारत में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध रहेंगे उन पर। और क्या हुआ देखिए, और ये हुआ कि कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु ये भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी पर सम्राट का प्रभुत्व बना रहेगा। देखो, और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व्यापारिक अधिकार को। जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको भारत में और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो लेकिन उसमें ये जोड़ दिया गया कि राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया। जो भारत से राजस्व प्राप्त होता है कंपनी को, उस पर नियंत्रण का अधिकार किसका है, कंपनी का ही रहेगा। लेकिन ये भी कह दिया गया कि कंपनी पर सम्राट का प्रभुत्व बना रहेगा। देखिए, राजस्व पर तो नियंत्रण कंपनी का रहेगा, वो अधिकार दे दिया कंपनी को, लेकिन जो कंपनी है उस पर किसका प्रभाव रहेगा, सम्राट का प्रभुत्व, सम्राट का नियंत्रण। यानी जो ब्रिटेन था वहाँ का जो सम्राट हुआ करता, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसका प्रभुत्व कंपनी पर बना रहेगा। और क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने में तथा धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ये महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो वो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का था, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। तो भारत में ईसाई मिशनरी जो थी उनको प्रवेश करने और धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दे दी गई। इसके अलावा 1 लाख प्रति वर्ष रुपये, यानी 1 लाख रुपये प्रति वर्ष
विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। और ये इसमें कहा गया चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में कि जो भारतीय राजस्व प्राप्त होता है उसमें से 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये उसमें जोड़ दी गई बात कि 1 लाख रुपये प्रति वर्ष कंपनी को कहाँ खर्च करने होंगे, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए खर्च करना होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ रहे हैं हम, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। देखिए और क्या हुआ, भारतीय राजस्व सेवा के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गई। जो भारतीय राजस्व सेवा थी यानी भारतीय राजस्व जहाँ से प्राप्त होता था राजस्व, उनके लिए नियम और पद्धति बना दी गई, यानी कुछ कानून बना दिए गए कि राजस्व प्राप्त करने के लिए। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई जो विधि थी यानी कानून जो थे, किन के द्वारा बनाए गए, जो कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा जो विधि बनाई गई थी उस विधि का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी कि जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रांत की जो सरकारें थीं उन सरकारों द्वारा जो विधि बनाई गई, जो नियम अधिनियम बनाए जाते थे, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य बना दिया गया। अगर अनुमोदन नहीं कराते हैं या ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना यह विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। यानी अगर कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकारें कुछ विधि बनाती हैं, कुछ नियम अधिनियम बनाते हैं, तो उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। अगर आप अनुमोदन नहीं कराते हो तो ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना वो विधियां लागू नहीं की जा सकती हैं। और क्या हुआ, कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। देखो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, उसने अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण कंपनी पर कितना अधिक कर लिया था कि जो भी काम भारत में होगा कंपनी के द्वारा वो सारा की सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदित होगा। तो देखो कंपनी गवर्नर जनरल, गवर्नर या प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार तो दे दिया कंपनी को, लेकिन उनके लिए भी ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। जब ब्रिटिश क्राउन स्वीकृति देगा तभी उनकी जो नियुक्ति है वो वैध मानी जाएगी। तो साथियों चार्टर एक्ट 1813 की मुख्य बातें एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं। देखो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार की छूट मिल गई। कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया कि 20 साल तक राजस्व पर नियंत्रण भी कंपनी का रहेगा और भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण भी कंपनी का रहेगा। किंतु ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी पर सम्राट का प्रभुत्व बना रहेगा, यानी कंपनी पर जो सर्वोपरि होगा वो कौन होगा, सम्राट, उसका प्रभुत्व जरूर बना रहेगा। और बहुत महत्वपूर्ण कि भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने तथा धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में प्रवेश भी कर सकती हैं और धर्म का प्रचार भी कर सकती हैं। तो देखो और क्या हुआ, ये कहा गया कि भारतीय राजस्व जो प्राप्त होता है उसमें से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा जाएगा। और भारतीय राजस्व सेवा करने के लिए कुछ नियम पद्धतियाँ बनाई गई। कोलकाता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधि जो थी, यानी जो विधि थी, जो कुछ नियम कानून वो बनाते थे, उन नियम कानूनों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया और ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती। तो देखो कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी, यानी बिना ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के वो वैध नहीं मानी जाएंगी। तो साथियों ये था चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। और आज की कक्षा में हमने 2 चार्टर एक्ट पढ़े,
दोनों चार्टर एक्ट आशा है आपको समझ आए होंगे। एक चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का और दूसरा 1813 ईस्वी का। साथियों, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो साथियों, निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में आपको हम बता दिया हम पढ़ेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।